हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 16 चैप्टर राष्ट्रीय आय का मापन, और इसमें भी हमने राष्ट्रीय आय को मापने की तीनों विधियां, कौन कौन सी विधियां, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों का हमने विस्तृत वर्णन पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। लास्ट वीडियो में हमने जाना व्यय विधि के बारे में कि व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो उसमें हमने जाना कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के व्यय होते हैं, जिनमें शामिल होता है निजी उपभोग व्यय, विनियोग या निवेश व्यय, सरकारी व्यय, और इसके बाद आता है शुद्ध निर्यात व्यय। तो इन चारों प्रकार के व्यय को यदि हम टोटल कर देते हैं, इनका योग कर देते हैं, तो हम ज्ञात कर सकते हैं सकल राष्ट्रीय व्यय, जिसे हम कहते हैं GDP एट MP। और उसके द्वारा हम कैसे राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, अर्थात NNP एट FC ज्ञात कर सकते हैं, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था लास्ट वीडियो में। तो आशा है कि आपको ये तीनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आती बच्चों, वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा सुनो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़े, और आगे के लिए है कि राष्ट्रीय आय की गणना इन तीनों विधियों से हो तो गई, लेकिन उसको गणना करने में क्या समस्याएं आती हैं, और इसके अलावा राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से क्या संबंध है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए करें शुरू। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्याएं आती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में जो सबसे पहली समस्या आती है वो है अशिक्षा, अर्थात हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग अभी भी अनपढ़ हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें आय कितनी प्राप्त हो रही है, वो कितना व्यय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत कठिन हो जाता है। जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, सही प्राप्त नहीं हो पाते। तो आपको समझ में आ गया, जो पहली समस्या है वो कौन सी आती है, अशिक्षा। कौन सी समस्या आती है, अशिक्षा। ठीक है बच्चों, जो दूसरी समस्या है राष्ट्रीय आय को गणना करने की, वो है वस्तु विनिमय। कौन सी समस्या है, वस्तु विनिमय। बच्चों, हमारे भारत में पहले से ही क्या चला आ रहा है कि वस्तु के बदले में वस्तु का क्या कर दिया जाता है, लेन देन कर लिया जाता है, और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर ली जाती है। उसमें मुद्रा का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। किसका होता है, वस्तुओं से वस्तु का। जैसे कि मुझे गेहूं है मेरे पास, और आपके पास चीनी है। आपको किसकी आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता है, और मुझे किसकी आवश्यकता है, चीनी की। तो हमने आपस में गेहूं और चीनी को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, वस्तु विनिमय कर लिया। हमारे दोनों के बीच में किसी प्रकार का मौद्रिक लेन देन नहीं हुआ। तो मौद्रिक लेन देन नहीं हुआ तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, उसमें काउंट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय को तो हम किस में मापते हैं, मुद्रा में ही मापते हैं ना। तो वस्तु विनिमय होने पर भी क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना करना क्या हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो तीसरी जो समस्या आती है राष्ट्रीय आय को गणना करने की, वो आती है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की समस्या। अब बच्चों, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण क्या होता है, यदि किसी एक श्रमिक से एक ही तरह का काम करवाया जाए तो क्या होगा, वो उस काम में क्या होगा, एकदम कैसा हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, और वो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। इससे क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का जो श्रम विभाजन है और विशिष्टीकरण है, वो हमारे भारत देश में बहुत कम पाया जाता है। एक ही व्यक्ति कई तरह के काम करता है। अब वो कई तरह के काम करता है तो उसकी आय का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो ये जो विकसित देश हैं, वहाँ पर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बहुत अधिक पाया जाता है, तभी तो वहाँ उत्पादन अधिक हो पाता है बजाय अविकसित देशों के। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का अभाव हमारे भारत देश में पाया जाता है, जिससे भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, और जो चौथी जो चीज़ है जो कि राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या बनी हुई है, वो है हमारे यहाँ सूचना अविश्वसनीय। जो भी आपको पता है, कोई भी अपनी आय की जो सूचना है वो सही नहीं दे पाता। तो जो सूचना प्राप्त होती है आय के बारे में, वो कैसी होती है, अविश्वसनीय, और उसके आधार पर राष्ट्रीय आय के आंकड़े घोषित किए जाते हैं जो भी अविश्वसनीय हो जाते हैं। तो ये क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की समस्याएं। तो आपको याद हो गई होंगी ये चारों समस्याएं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय को गणना करने में समस्याएं आती हैं। अब आगे के लिए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से क्या संबंध है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी
गई है कि इकोनॉमिक वेलफेयर अर्थात वेलफेयर होता क्या है। तो कल्याण का अर्थ आपने कई बार ये नाम सुना होगा, हिंदी में तो बहुत ही आता होगा ये नाम। कल्याण का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न हो जाना, संतुष्ट हो जाना, एकदम खुश रहना। तो क्या हमारे भारत देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो क्या हम सब प्रसन्न, खुश और संतुष्ट होंगे? ये चीज़ यहीं पे बताई गई है कि राष्ट्रीय आय का कल्याण से क्या संबंध है। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो डेफिनेटली आर्थिक कल्याण बढ़ता है। अब वो कैसे बढ़ता है उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो बच्चों, कल्याण से आशय क्या होता है? जिसमें समाज के लोग क्या हो? प्रसन्न और संतुष्ट हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कल्याण अर्थात प्रसन्न, संतुष्ट और खुश हैं। खुश हैं अर्थात हमें सब कुछ मिल गया, फिर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर जो बात की गई है आर्थिक कल्याण, तो आर्थिक कल्याण का अर्थ क्या होता है कि जब कल्याण को हम मुद्रा से जोड़ें, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में जोड़े या अप्रत्यक्ष रूप में जोड़े, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? आर्थिक कल्याण। समझ में आया? कल्याण, प्रसन्न, खुश, संतुष्ट मतलब किससे? मुद्रा से। जो भी हमारे पास हमें मुद्रा मिल रही है, जो भी हमें आय प्राप्त हो रही है, उससे हम प्रसन्न हो, संतुष्ट हो और खुश हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर? आर्थिक कल्याण। तो यहाँ पर अर्थशास्त्रों के अनुसार आर्थिक कल्याण क्या होता है? जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। अर्थात हमारी राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो आर्थिक कल्याण भी क्या होगा? अधिक होगा। यदि राष्ट्रीय आय कम होगी तो आर्थिक कल्याण क्या होगा? कम। अब आप भी जानते हैं कि विकसित देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वहाँ के लोग प्रसन्न भी होते हैं, खुश भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं। जबकि अविकसित देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है तो वहाँ के लोग प्रसन्न, खुश, संतुष्ट अर्थात उनका आर्थिक कल्याण नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रीय आय अधिक तो क्या होगा? कल्याण भी अधिक होगा। अब वो किस तरीके से होगा? तो बच्चों, हमने पढ़ा था उत्पादन विधि में कि राष्ट्रीय आय अधिक होती है अर्थात राष्ट्रीय उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो उत्पादन के साधनों को जो मिलने वाली आय है अर्थात जो हम ये कह सकते हैं राष्ट्रीय आय, वो भी क्या होगी? अधिक होगी। होगी नहीं होगी? और राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो राष्ट्रीय व्यय भी क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि लोगों को आय अधिक प्राप्त होगी तो वो लोग व्यय भी क्या करेंगे? अधिक करेंगे। और राष्ट्रीय व्यय अधिक होगा तो किस पर होगा? उपभोग साधनों पर होगा। लोग वस्तुओं और साधनों का या सेवाओं का अधिक उपभोग कर पाएंगे अर्थात वो क्या होंगे? प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, सभी लोगों को जो आवश्यकता की वस्तुएं वो मिलती रहेंगी। तो इससे देश का क्या होगा? कल्याण होगा नहीं होगा? तो समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से सीधा संबंध और गहरा संबंध होता है कि यदि राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो आर्थिक कल्याण भी अधिक होता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में गहरा संबंध होता है। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण भी क्या होगा? बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी अर्थात राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादित वस्तु और सेवा अधिक हो पाएंगी। हमने पढ़ी थी ना मूल्यवर्धन विधि और उत्पादन विधि। तो राष्ट्रीय उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो उत्पादन का मूल्य जो उत्पादन के साधन है उनको मिल पाएगा अर्थात उनकी आय भी अधिक होगी। आय अधिक होगी तो वो अधिक खर्च कर पाएंगे अर्थात राष्ट्रीय व्यय अधिक होगा। व्यय अधिक होगा तो क्या होगा? आर्थिक कल्याण भी अधिक होगा। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोगों द्वारा अधिक मात्रा में वस्तु और सेवाओं का उपभोग होने के कारण उनका आर्थिक कल्याण बढ़ता है। और वस्तु और सेवाओं का अधिक उपभोग कब कर पाएंगे? जब व्यक्तियों की आय अधिक होगी अर्थात देश में राष्ट्रीय उत्पादन अधिक होगा, देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी। ठीक है बच्चों, अब हमेशा ही क्या हो? राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बढ़े ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा क्यों? अब अभी तो कहते मैम, अभी तो आपने बोला कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो कल्याण बढ़ेगा। अब अचानक आप कह रहे हो कि हमेशा ऐसा हो, जरूरी नहीं है। तो बच्चों, इसके भी क्या है? कुछ कंस्टेंट है, इसकी भी कुछ क्या है? बाधा है। जिसके यदि हम देखें कि कल्याण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, यदि वो सारे घटक यदि सेटिस्फाई होते हैं तब ही राष्ट्रीय आय बढ़ने पर कल्याण बढ़ेगा। अब हम देख लें कल्याण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। तो यहाँ पर यही है कि आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले घटक। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट घटक है वो है राष्ट्रीय आय का वितरण। अब बच्चों, राष्ट्रीय आय का वितरण, अब आप ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो कल्याण बढ़ेगा। अब हम ये देखें कि देश में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ अमीरों की आय बढ़ रही है तो काउंट तो राष्ट्रीय आय में ही होगी, लेकिन जो गरीब है उसकी आय वही बनी हुई है या उसकी आय तो कम हो गई और अमीरों की आय बढ़ रही है, तो इससे क्या कल्याण बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कल्याण का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रीय आय का वितरण भी क्या हो? समान हो, अर्थात अमीर अधिक अमीर ना हो, गरीब अधिक गरीब ना हो, अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा खाई ना हो, दोनों समान हो। राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा हो? समान। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कल्याण को प्रभावित करने वाला पहला घटक है वो है राष्ट्रीय आय का वितरण। अर्थात राष्ट्रीय आय का यदि समतापूर्ण वितरण होगा तब ही
राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। लेकिन यदि राष्ट्रीय आय का विषमतापूर्ण वितरण होगा, अर्थात अमीरों की कमाई तो बहुत अधिक होगी और गरीबों की कमाई बहुत कम होगी, इन दोनों के मध्य बहुत अधिक खाई होगी, तो क्या होगी, देश में आर्थिक अकुशलताएं आ जाएंगी और कल्याण नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आ गया पहला कारण कि कौन सा घटक प्रभावित करता है, आय समान वितरित तो आर्थिक कल्याण अधिक, आय की विषमता तो आर्थिक अकुशलता है। ठीक है बच्चों, अब जो दूसरा है वो है आय को अर्जित करने का तरीका। अब ये क्या होता है, अब बच्चों आय तो हर कोई अर्जित करता है, सभी व्यक्ति जो कि काम में लगे हुए हैं, जो रोजगार में लगे हुए हैं, वो आय अर्जित करती हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी को आय अर्जित करने से क्या होती है, कोई नुकसान नहीं होता, वो खुश रहता है, वो प्रसन्न होता है, वो संतुष्ट होता है, चाहे उसकी आय ही कम क्यों ना हो। लेकिन कई लोगों को अधिक आय प्राप्त होती है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यदि आय को अर्जित करने के तरीके से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक खुशी मिलती है, प्रसन्न होता है, तब तो उसका तरीका अच्छा है और आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। लेकिन यदि आय को अर्जित करने से व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान होता है, तब क्या होगा, कल्याण नहीं बढ़ेगा। जैसे कि खदान में काम करने वाला व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति खदान में कार्य कर रहा है तो क्या वो शारीरिक रूप से खुश होगा, शारीरिक रूप से संतुष्ट होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे में क्या होगा, उसका कल्याण नहीं बढ़ेगा। और यदि कोई एक अच्छे रूम में कार्य कर रहा है, अच्छा एसी चल रहा है, अपने वर्क में लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है और आराम से नौकरी कर रहा है, तो क्या होगा, उसका अर्जित करने का तरीका अच्छा है तो उसका कल्याण बढ़ेगा। तो समझ में आया कि आय को अर्जित करने का तरीका वो भी कल्याण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दूसरा आ गया आपको आय को अर्जित करने का तरीका। और तीसरा है आय को व्यय करने का ढंग। हम व्यय विधि में लेते हैं कि व्यय के अनुसार भी राष्ट्रीय आय की क्या की जाती है, गणना की जाती है। अब यदि आय उपभोग वस्तुओं और सेवाओं में व्यय की जाती है तो इसका मतलब तो क्या होगा, लोगों का क्या हो रहा है, कल्याण बढ़ रहा है, क्योंकि वो अधिक उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर पा रहे हैं और प्रसन्न और संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन यदि वो वही आय किस पर खर्च करें, अपनी बीमारियों पर खर्च करें, बहुत सारी दवाइयों पर खर्च करें, ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या होगा, उनका कल्याण बढ़ पाएगा क्या, नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो बीमार हैं, पहले से परेशान हैं और ऊपर से उनकी सारी आय किस में जा रही है, मेडिसिन वगैरह खर्च करने में जा रही है। तो क्या होगा, ऐसे में उनका कल्याण नहीं बढ़ पाएगा। तो समझ में आ गया तीसरा क्या है, आय को व्यय करने का ढंग। आय एक अच्छी जगह पर व्यय, उपभोग और वस्तु और सेवाओं में ही व्यय होनी चाहिए। तो ये तीसरा है जो कि आय को प्रभावित करने वाला घटक है। और जो चौथा है कल्याण को प्रभावित करने वाला घटक है, जो चौथा है वो है कार्यस्थल की दशाएं। क्या है, कार्यस्थल की दशाएं। अब कार्यस्थल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर बैठ के व्यक्ति आराम फील करता है और वो अपने कार्य को एंजॉय कर पाता है, उसकी दशाएं अच्छी होती हैं, तब क्या होता है, उस व्यक्ति का कल्याण बढ़ता है। उसकी जो आय अर्जित यदि उसे कमी हो लेकिन उसके कार्यस्थल की दशाएं अच्छी होती है तो व्यक्ति का कल्याण बढ़ता है। लेकिन यदि वो नकारात्मक जगह पे कार्य करता है जहाँ पर उसको नकारात्मक चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रह पाती, वो शारीरिक रूप से परेशान होता है, कार्यस्थल की दशाएं जैसे मैंने आपको खदान वाला उदाहरण दिया था, तो इस प्रकार की दशाओं में क्या होता है, व्यक्ति का कल्याण नहीं बढ़ पाएगा, चाहे उसको आय अर्जन अधिक ही हो। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये जो चारों कारक हैं, एक तो है राष्ट्रीय आय का वितरण, एक आय अर्जित करने का तरीका, आय को व्यय करने का ढंग और कार्यस्थल की दशाएं, तो ये चारों कारक कल्याण को प्रभावित करते हैं। और कल्याण को प्रभावित करते हैं यदि इन चारों कारकों को, जैसे मैंने बताया कि यदि राष्ट्रीय आय समतापूर्ण वितरित हो, यदि आय को अर्जित करने का तरीका भी अच्छा हो, अर्थात जिसमें व्यक्ति प्रसन्न रहे, और आय को व्यय करने का ढंग अर्थात उपभोग वस्तुओं और सेवाओं पर ही व्यय हो, और कार्यस्थल की दशाएं भी क्या हो, अच्छी हो, तब ही राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये एक तरह से क्या हो गए, अपवाद हो गए ना, राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बढ़ेगा यदि ये चारों दशाएं पूरी होती हैं तो कल्याण को प्रभावित करने वाले घटक चारों आपको अच्छे से याद हो गए, याद रहेंगे ना। अब आगे देखें हम, आगे क्या आता है, आगे आता है बच्चों ग्रीन अकाउंटिंग अर्थात हरित लेखांकन। क्या आता है, हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग।
अब आप कहोगे ये लेखांकन तो हमने सुना है भी कोई भी वस्तु का और उसका लेखा जोखा जो हम करते हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, डेबिट क्रेडिट, ये सब चीज़ें क्या आती हैं लेखांकन में। लेकिन हरित लेखांकन क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है, हम राष्ट्रीय आय की गणना कर ली हमने, आय विधि व्यय विधि सब तरीके से राष्ट्रीय आय आ गई। अब उस राष्ट्रीय आय में जो हमने अर्जित की है, हमारे देश ने अर्जित की है, उसमें हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान भी किया है। क्योंकि जब भी विकास कार्य होते हैं, उत्पादन कार्य होते हैं, तो इसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है, पर्यावरण को। और ये पर्यावरण को जो होने वाली हानि है उसको तो हम कहीं जोड़ते ही नहीं है, जबकि वो हमारे डायरेक्ट किससे रिलेटेड होती है, हमारी भावी पीढ़ी से, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड होती नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें पर्यावरण को होने वाली जो हानि है, पर्यावरण की जो दशाएं हैं, उसका भी उल्लेख कर देते हैं। तो उसे हम कहते हैं हरित लेखांकन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहीं यहाँ लिखा है कि इसमें आर्थिक कल्याण को पर्यावरण की दशा के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाता है कि यदि पर्यावरण की दशाओं में जो भी हानि हो रही है या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको भी हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लेते हैं और कल्याण में जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें पर्यावरण की हानि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कोई भी विकास कार्य में पर्यावरण को नुकसान होता ही है। जैसे आपको आप बांध बनाना हो, यदि आपको कोई पुल बनाना हो, यदि आपको सड़कें बनानी हो, तो आपको पर्यावरण को नुकसान करोगे नहीं करोगे। कोई फैक्ट्री हो रही है जहाँ उत्पादन कार्य हो रहा है, तो उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता ही होता है। आपने प्रदूषण यदि कभी पढ़ा हो तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, तो उसको यदि हम शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा हरित लेखांकन हो जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय में से हम यदि पर्यावरण की जो होने वाली हानि है उसको घटा देते हैं, तो वो जो हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हमने ज्ञात कर ली और उसमें से हमें पर्यावरण को जो होने वाली हानि है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो क्या ज्ञात हो जाएगी, पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय, जो कि यहाँ पर ज्ञात की हुई है। पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय, एनवायरमेंटल एडजस्टेड नेशनल इनकम, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट को एडजस्ट किया है हमने, पर्यावरण की होने वाली हानि को घटाया है। तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, पर्यावरण की हानि मात्रा। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है सतत विकास, टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो सतत, टिकाऊ या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या होता है? तो बच्चों, हम जो विकास कर रहे हैं, हमको सब चीज़ें प्राप्त हो रही है विकास के द्वारा, हालांकि हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम जो विकास कर रहे हैं तो ऐसे विकास करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उस विकास का फल प्राप्त कर सके। कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से विकास करना ताकि कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाए, साथ साथ में जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हम जल को काम में लिए जा रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, भविष्य में जल बहुत कम हो जाएगा, तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो जल बचेगा ही नहीं। तो ऐसा विकास कोई अच्छा विकास होगा क्या? नहीं होगा ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा विकास करना जिसमें कि क्या हो, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। तो इसे ही हम कहेंगे सतत विकास, टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, ताकि कि वो विकास क्या हो, बना रहे, वरना अन्यथा वो विकास क्या हो, बेकार हो जाएगा। यदि भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, भविष्य में हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो ऐसा विकास कुछ काम का है क्या? नहीं है ना। तो सतत विकास अर्थात भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास, सतत, टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टिकाऊ विकास या सतत विकास भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विकास है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ होता है एंड, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय का मापन पढ़ लिया, राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से संबंध को भी जान लिया। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने जाना कि राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, अशिक्षा, जो सूचना प्राप्त होती है वो अविश्वसनीय प्राप्त होती है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का हमारे देश में अभाव पाया जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय का कल्याण से संबंध। तो कल्याण क्या होता है? जिसे कि मुद्रा द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, यही हमने पढ़ा था। और इसके बाद देखा हमने राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण बढ़ता है, क्योंकि इस
जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक उपभोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं और खुश होते हैं। फिर कल्याण को प्रभावित करने वाले घटक पढ़े, उसमें हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय का वितरण। यदि वितरण समतापूर्ण है तब तो राष्ट्रीय आय बढ़ने पर कल्याण बढ़ेगा। यदि वितरण विषमतापूर्ण है तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ने पर कल्याण नहीं बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। और इसके बाद हमने देखा आय को अर्जित करने का तरीका, आय को व्यय करने का ढंग और कार्यस्थल की दशाएं, हरित लेखांकन जिसमें कि पर्यावरण की हानि को सम्मिलित किया जाता है और राष्ट्रीय आय से पर्यावरण की हानि को घटा देते हैं तो पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है। और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विकास करना कहलाता है सतत विकास, टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको अच्छा है, समझ में आ गया अच्छे से। यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि हरित लेखांकन 1 नंबर में पूछ लिया आपसे। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण से संबंध बताइए तो पूरा डिटेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न में आ सकता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वीडियो रिमाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी तो करना है। रिवाइज करोगे तभी तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।